साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। डेली करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग 10 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग BGIR भी कह सकते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को इसकी अध्यक्षता की। तो याद रखिएगा, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इस BGIR वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के द्वारा किया गया। अब यदि इस इन्वेस्टर राउंड टेबल के बारे में बात करें तो यह अग्रणी वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों और भारत सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति निर्माताओं के बीच एक विशेष संवाद रहा है। आगे चलते हैं। अगला है WWF या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट का सामना करने वाले 100 शहरों की पहचान की है। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह याद रखिएगा कि यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है, यह बताया गया है तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा। और याद रखिएगा, यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत इन्वायरमेंट के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो संदर्भ की सबसे पहले या कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व वन्यजीव कोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या WWF कहते हैं, इसकी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 शहरों के सामने वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट की समस्या का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इन 100 शहरों में भारत के भी 30 शहर जैसे कि जयपुर, इंदौर, ठाणे, श्रीनगर, राजकोट, बेंगलुरु इत्यादि सम्मिलित हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चिन्हित कुल शहरों में आधे से अधिक शहर जो है चीन और भारत के ही हैं। अब जो चिंताएं और जो चुनौतियां हैं इससे संबंधित, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चिन्हित शहरोरों में गंभीर जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो इनकी आबादी में होने वाली नाटकीय वृद्धि है। इन शहरों की आबादी वर्ष 2020 की जो 17% की वृद्धि है, इसकी तुलना में वर्ष 2050 तक 51% की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी आबादी इन शहरों में रहेगी, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। और प्रश्न उठता है कि ये इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला काम ये हो सकता है कि इन शहरों में प्रकृति आधारित संसाधनों में अधिक निवेश किए जाने, जल संकट को कम करने हेतु नदी घाटियों, वाटरशेड और जो वेटलैंड्स अर्थात आर्द्रभूमि है उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन पहलों या जो ये इनिशिएटिव है, इन इनिशिएटिव का प्रबंधन करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर निवेश करने, जोखिम कम करने और लाभ प्राप्त करने तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक वित्त पूल को गठित करने की आवश्यकता है, या कह सकते हैं पब्लिक फंड बनाने की आवश्यकता है, तथा शहरों को इन हालात तक पहुंचने से बचाने हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों को अधिकतम समर्थन करने की आवश्यकता है। मतलब पूरे विश्व को मिलकर इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट लायन, इसके तहत 6 पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है। यह भी आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत पर्यावरण संरक्षण वाले पोर्शन के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2020 को घोषित प्रोजेक्ट लायन के तहत कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा अभी हाल ही में 6 नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है। अब देख लेते हैं कि ये 6 नए जो पुनर्वास स्थल कहाँ पर है। तो पहला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान। चौथा है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। पांचवा है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। और छठा है जैसोर बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और निकटवर्ती क्षेत्र गुजरात। तो इस प्रकार से यह जो 6 पुनर्वास केंद्र हैं, ये आपके 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में चुने गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि शहरों के पुनर्वास की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है कि गिर का जो जंगल है, जहाँ पे ये एशियाटिक लायन रहते हैं, तो गिर में जीवों की आबादी में आनुवंशिक विविधता काफ़ी कम है, जिससे इस क्षेत्र के जीवों में किसी महामारी या बीमारी के फैलने संबंधी खतरे अधिक हैं। यदि कोई ऐसा खतरा होता है या महामारी फैलती है, तो ये पूरे के पूरा जो समुदाय है एशियाटिक लायन का, इसके पूरी तरीके से समाप्त होने की काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इस खतरे से निपटने के लिए ही पुनर्वास की आवश्यकता है कि इनको कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग अलग केंद्रों पर रखा जाए, जिससे कि एक साथ अगर मतलब इन पे कोई खतरा ना मर रहा है। दूसरी चीज़ कि गुजरात के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की आबादी पाई जाती है, जिसे
एशियाई शेर प्रदेश, एशियाटिक लायन लैंडस्केप ALL कहा जाता है। तो इसको और अन्य जगहों पर विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 में गुजरात सरकार के लिए एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में, इसमें स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए भी इस पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब थोड़ा सा एशियाई शेर के बारे में बात करें तो आयुषियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंतर्गत संकटग्रस्त इंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में ये सूचीबद्ध है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है और एशियाई शेरों की आबादी भारत के गुजरात राज्य तक ही सीमित है, मतलब पूरी तरीके से यहीं पर संकेंद्रित है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो WWF ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ था। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है और इसका जो स्लोगन है वो है फॉर अ लिविंग प्लेनेट। आगे चलते हैं। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके बारे में। चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो है अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और वहाँ पे अभी ये अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके तहत डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जो हैं वहाँ पर 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में, जबकि मौजूदा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो चुनाव हार गए हैं। तो हमें अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और यह भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से किस प्रकार से भिन्न है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो ये जो हमारा पोर्शन है या जो टॉपिक है यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना वाले पोर्शन के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुनने जाने हेतु क्या पात्रताएं होनी चाहिए या क्या क्वालिटी या योग्यता होनी चाहिए। पहली चीज़, उम्मीदवार को जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, बाद में नागरिकता स्वीकार करने वालों को के लिए नहीं है, वहाँ पे उस व्यक्ति का पैदा होना आवश्यक है। परंतु यदि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक नहीं है, उसने बाद में नागरिकता स्वीकार की है विभिन्न प्रकार से, तो भी वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है भारत में, जबकि अमेरिका में नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी पात्रता है कि न्यूनतम 14 साल से अमेरिका का निवासी होना चाहिए, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है। तीसरी चीज, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में देखें तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव व्यक्ति लड़ रहा है उस उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मतदान कौन कर सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, इसके बजाय इन्हें एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचकों, इलेक्टोर्स द्वारा चुना जाता है। यदि आप भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी जो है भारतीय राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जनता की तरफ डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। यहाँ पर भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही उनका चुनाव होता है, जिसमें आपके राज्यसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो शामिल होते हैं और विभिन्न राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा यदि बात करें कि निर्वाचक मंडल पद्धति प्रक्रिया को थोड़ा समझने की बात करें तो प्रत्येक राज्य से निर्वाचकों की संख्या, इलेक्टोर्स की जो संख्या है उस राज्य की जनसंख्या और आकार के लगभग अनुरूप ही रखी जाती है और प्रत्येक राज्य के पास निर्वाचकों की संख्या भिन्न होती है। यह संख्या अमेरिकी कांग्रेस में आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि निम्न सदन कहा जाता है और सीनेट जो कि उच्च सदन है, इसमें राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या के अनुपात में ही निर्धारित होती हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं, या कह सकते हैं इतनी सीटें होती हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। जनता सीधे तौर पर इन्हीं सदस्यों को चुनती है जो आगे जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मतलब जनता इनको चुनती है और ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, जनता जो है सांसदों को चुनती है और सांसद आगे चलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रत्येक निर्वाचक जो है एक चुनावी मत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ये जो 538 है, ये 538 आप मत समझ सकते हैं, वोट समझ सकते हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 या उससे अधिक निर्वाचकों, इलेक्टोरल के समर्थन की जरूरत होती है। तथा
यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो क्या होगा। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करने हेतु मतदान किया जाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है अमेरिका के इतिहास में? तो अमेरिकी इतिहास में इस प्रकार की स्थिति केवल एक बार हुई है, जब वर्ष 1824 कब 1824 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचकों के मत 4 उम्मीदवारों में विभाजित हो गए और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो उस समय द्विदलीय व्यवस्था वहां पे नहीं थी। आगे चल करके अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था आ जाती है और वर्तमान में अमेरिकी चुनाव प्रणाली में 2 दलों का वर्चस्व होने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना या शॉर्ट में कहें तो PMBJP। इसके बारे में बात करते हैं तो संदर्भ यह है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का सविस्तार समीक्षा बैठक की गई है, इसलिए हमें इस परियोजना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पता होने चाहिए। तो इसके बारे में बात करें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसके अंतर्गत विशेष केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, या कह सकते हैं जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और इन विशेष केंद्रों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है यूपीए गवर्नमेंट में वर्ष 2008 में की गई थी तथा एनडीए गवर्नमेंट में वर्ष 2015 में इस योजना को फिर से नए रूप में शुरू किया गया था। अब इसका कार्यान्वयन कौन करता है इसको भी देख लेते हैं। तो इस योजना का कार्यान्वयन जो है भारतीय फार्मा PSUs ब्यूरो के द्वारा कहता है, शॉर्ट में लोग BPPI कह सकते हैं। तो BPPI भारतीय फार्मा PSUs ब्यूरो की स्थापना फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार के अंतर्गत की गई है। अब बात कर लेते हैं महारानी जिंद कौर के बारे में। तो महारानी जिंद कौर जो है महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी थी। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जो शासनकाल रहा है 1792 से 1839 तक रहा है। महारानी जिंद कौर जो है ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह की माँ थी। दलीप सिंह 1843 से लेकर 1849 तक ये शासन करते हैं सिख साम्राज्य पर। दलीप सिंह का पालन पोषण अंग्रेजों द्वारा किया गया था और दलीप सिंह ने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जोशीले विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विवश होना पड़ा। दलीप सिंह जब गद्दी पर बैठते तो वो अल्पवयस्क थे और इनके शासन के संबंधी जो सारी बागडोर थी वो इनकी माँ जिंद कौर के हाथों में थी। कुछ अन्य चीज़ों को देखें थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा द्वारा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की गई। दूसरी चीज, महाराजा रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है वो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? जमान शाह के द्वारा दी गई थी। चर्चा का कारण क्या है, ये चर्चा में क्यों आई जिंद कौर? तो हाल ही में लंदन के बोमास इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट द्वारा आयोजित एक सेल में उनके कुछ आभूषणों की नीलामी की गई थी, इसकी वजह से ये चर्चा में आई। आगे चलते हैं त्रावणकोर कछुए के बारे में। तो त्रावणकोर कछुआ यह बड़े आकार का एक जंगली कछुआ होता है जिसकी लंबाई 330 मिलीमीटर तक होती है। यदि इसके संरक्षण की स्थिति देखें तो आयुष्मान की रेड लिस्ट में यह सुभेद्य वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में आता है। अब यदि इसको देखें वितरण कहाँ पे, मतलब पाया कहाँ जाता है भारत में, तो पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में यह पाया जाता है। आगे बात करते हैं मिशन सागर द्वितीय के बारे में, मिशन सागर सेकंड के बारे में। तो मिशन सागर सेकंड के अंतर्गत क्या इसके एक अंग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज जिसका नाम एरावत है, यह सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा। तो किन देशों को? सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, चारों देशों के नाम याद रखिएगा। मिशन सागर सेकंड जो है मई जून 2020 में संपन्न किए गए प्रथम मिशन सागर का अनुसरण करता है। प्रथम मिशन सागर के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस जो हिंद महासागर में जो द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं, इनको खाद्य सहायता और दवाइयाँ प्रदान की थी। अब जो अभी मिशन सागर द्वितीय के तहत जो 4 देशों को खाद्यान्न सहायता पहुंचाई गई है, इनके जो राजधानी है उनको देख लेते हैं और उनको मानचित्र में भी एक बार देख लेते हैं। तो सूडान, इसकी राजधानी खार्तूम है। दक्षिणी सूडान जुम्बा है, जो कि एक दक्षिणी सूडान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। जिबूती की राजधानी जिबूती है। इरिट्रिया की राजधानी अशमरा है, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। और याद रखिएगा कि इरिट्रिया और जिबूती जो हैं ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसके तहत 4 देश शामिल हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इसके अंतर्गत ही आते हैं। ये जो चारों देश की हमने बात की, इसमें सूडान, जिबूती, इरिट्रिया ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जबकि दक्षिणी सूडान लैंडलॉक कंट्री है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं।
तो यदि आप मैप में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सूडान है जो कि रेड सी से इसकी एक सीमा लग रही है, इरिट्रिया, जिबूती और ये दक्षिणी सूडान। यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहीं पर स्टेट ऑफ बाब अलमंदेब है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने का कार्य करती है और एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करने का मतलब अलग करने का कार्य करती है। तथा इनमें से ये जो चारों देश हैं इनमें से कोई भी, चाहे मतलब कह सकते हैं कर्क रेखा, ना ही विषुवत रेखा, ना ही मकर रेखा, तीनों में से कोई रेखा इनमें से होकर के इन देशों से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है। और एक चीज़ कि देख लेते हैं कि सीमाएं या इनके पड़ोसी कौन है। सूडान की जो पड़ोसी हैं इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया है। जबकि इरिट्रिया की सीमा सूडान से, इथोपिया से, जिबूती से, जिबूती की इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया से जुड़ी हुई है। जबकि दक्षिणी सूडान की सीमा सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं केरल सरकार के बारे में। तो केरल सरकार लोक सेवा आयोग में केरल लोक सेवा आयोग में सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए 10% कोटा वहां निर्धारित किया गया है। तो केरल लोक सेवा आयोग पीएससी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण कोटा लागू किया जाएगा। तथा केरल सरकार का यह निर्णय संविधान के 103वें संशोधन के आधार पर जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के, तो उस निर्णय के अनुरूप ही। तो याद रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला है उड़ीसा में नशीले पदार्थों की खेती का पता लगाने के लिए उपग्रह का उपयोग किया जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि अभी किस राज्य में नशीले पदार्थों की खेती का पता लगाने के लिए उपग्रह का उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो उड़ीसा में। कुछ अन्य फैक्टरों की बात करें तो उड़ीसा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर OSAC द्वारा सुदूर संवेदन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का उपयोग करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध जो गांजा होता है, ये भांग की किस्म होती है, इसकी खेती का पता लगाने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरी बात, जमीनी स्तर के अधिकारियों के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के अतिरिक्त OSAC ने नागरिकों द्वारा अवैध गांजा की खेती के बारे में रिपोर्ट करने हेतु एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रणाली के माध्यम से लोग गैर कानूनी गांजा की खेती की तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव या इस प्रकार कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उड़ीसा जो है भारत के अग्रणी भांग या गांजा उत्पादक राज्यों में से एक है। तो यहाँ पर जो है अवैध रूप से जो गांजा की खेती की जाती है, जो भांग की खेती की जाती है, उस पर नियंत्रण करने के लिए, रोकथाम करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। आगे चलते हैं, अगला है हिमालयी वातावरण में भूरा कार्बन या टॉरबॉल्स की मौजूदगी के बारे में। तो यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले बात करें तो एक हालिया अध्ययन के दौरान हिमालय तिब्बत के पठार में टॉरबॉल्स काले और भूरे रंग के कार्बन के कण होते हैं, इनकी मौजूदगी देखी गई है। कितनी वहाँ पे इस समय मौजूदगी देखी बताई है, 28%। मतलब जो टोटल वहाँ का एयर कंपोजिशन है उसमें 28% ये टॉरबॉल्स है। उच्च प्रदूषण के दिनों में टॉरबॉल की जो प्रतिशत मात्रा में है ये इसमें वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है, और इससे ग्लेशियर के पिघलने की गति और वैश्विक ऊष्मा अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो सकती है। अब बात कर लेते हैं टॉरबॉल और इनका निर्माण कैसे होता है। तो टॉरबॉल जो है छोटे आकार के प्रकाश अवशोषित करने वाले कार्बन कण होते हैं। तो इतना चीज़ याद रखिए कि छोटे आकार के प्रकाश अवशोषित करने वाले कार्बन कण होते हैं जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन, जैसे कि आपका जिन ईंधन से गाड़ियाँ चलती हैं, या जो जैसे कि खेतों में जो पराली जलाए जाते हैं, या घरों में उपलों से जो खाने पकाए जाते हैं, ये जीवाश्म ईंधन, ये बायोमास में आ जाएंगे। तो इनके जलाए जाने से निर्मित होते हैं, जमी हुई बर्फ पर ये बैठ जाते हैं। टॉरबॉल्स जो होते हैं बेहद छोटे और खतरनाक कण होते हैं जो अपने साथ कार्बन, ऑक्सीजन और कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर व पोटेशियम को भी लिए रहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कार्बन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम भी पाया जाता है। और इन कणों से, ये जो टॉरबॉल्स होते हैं, इनसे ग्लेशियर की पिघलने की गति बढ़ सकती है। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान उत्सर्जित होने वाले भूरे कार्बन से ही ये निर्मित होते हैं। अब इनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है, सोर्स है, वो कहाँ पे है। तो टॉरबॉल्स की उत्पत्ति जो है गंगा के मैदानी भागों में। यहाँ पे जो बायोमास था, जो उपले जलाए जाते हैं घरों में खाने पकाने के लिए, या जो आपकी पराली जलाई जा रही खेतों में, या जीवाश्म ईंधन जिससे
गाड़ियाँ इत्यादि चलते हैं, उद्योग धंधे चलते हैं, इनके जलाए जाने से प्रकाश अवशोषित करने वाले कार्बन कणों से होती है इनकी उत्पत्ति। अब जो संबंधित चिंताएं हैं इसको लेकर के उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो टॉरबॉल्स जो हैं ये हवा के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं, तो ये उत्पादित कहीं और हो सकते हैं और हवा के साथ कहीं और पहुंच सकते हैं, और जलवायु प्रभाव के बड़े कारक हो सकते हैं। मतलब इसमें एक अहम योगदान कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में। साथ ही हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने का ये एक बहुत बड़ा वाहक बन सकते हैं या कारक बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ याद रखिएगा हिमालय तिब्बत पठार के बारे में। कुछ लोग हिमालय तिब्बत पठार को तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल मानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बाहर हिमनद एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।